नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज अहम खबरों के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महामारी को लेकर कहा कि 100 साल के बाद महामारी आई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी ने सामना किया। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। बड़ी आपदा, इतना बड़ा कहर कोरोना के रूप में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रहा है। हमारे देश में सरकार और समाज दोनों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है कि भारत आज दुनिया में और देशों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमें संयम और सावधानी बरतनी होगी ताकि हम कोरोना के इस कहर से देश को मुक्त करा सकें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, इन 1 सालों में जिसे वेव 1 कहते हैं, फिर वेव 2 आई, उस दौरान जो कुछ संसाधन और सुविधाएं सेहत और सलामती के लिए हो सकती थी, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ। जासूसी के अजीब जेम्स बॉन्ड हैं। ये जासूसी के जेम्स बॉन्ड जब सत्ता में रहते हैं तो जासूसी का जाल बिछाते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो जासूसी का भौकाल खड़ा करते हैं। तो ये जासूसी का जाल और जासूसी का भौकाल खड़ा करके फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियों के आधार पर इन्हें लगता है कि इनका कोई राजनीतिक भला होने वाला है। वो नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उनके ही गृह मंत्री, उनके ही वित्त मंत्री, उनके घरों, उनके कार्यालयों में जासूसी हुआ करती थी। उसका आरोप कोई और नहीं लगाता था, वो खुद ही कहते थे। फिर बाद में कहा जाता था जासूस ने चिंगम। हमारे किसानों के हितों के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, एमएसपी का आप सवाल देखिए। एमएसपी चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, हर रबी और खरीफ की फसल की एमएसपी रिकॉर्ड तौर से खरीदारी की गई, जो कि किसान भी जानता है, जो वास्तविक किसान है वो अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि 3 मुद्दों को लेकर के ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसानों के खेत खत्म हो जाएंगे, वो सब कुछ सुरक्षित हैं। तो इस समय जो है वो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। और सरकार ने तो कभी भी जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। वो तो हमेशा सरकार ने कहा, आओ भैया बात करो, तुम्हें किस चीज़ पे बात करनी है। ईद उल अज़हा की, बकरीद की सभी को शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं। और कोरोना का ये काल है और कोरोना का एक प्रोटोकॉल है, इसलिए उसका पालन सभी लोग कर रहे हैं। मैंने भी अपने घर पे ही नमाज़ पढ़ी कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके, और न केवल मेरे भारत के लोगों की बल्कि पूरे मानवता की सेहत और सलामती के लिए दुआ की। और मुझे लगता है कि हिफाजत के साथ इबादत और हिफाजत के साथ ही अभी ज़िंदगी को हमें आगे बढ़ाना है, जीना है। इसी से हम जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर जीवन और बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे और कोरोना के कहर से देश को और दुनिया को। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। एक व्यक्ति ने बताया कि कोविड के कारण कई जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी गई है और कई जगहों पर नमाज को पढ़ा भी गया है, और प्रशासन ने हमें जो भी निर्देश दिए थे हमने उनका पालन किया है और पूरे तरीके से पालन करते हुए आज ईद मनाई जा रही है। बहुत सारी जगहों पर नहीं पढ़ी है, बहुत सारी जगहों पर पढ़ी है, क्योंकि आज तो आपको मालूम है कोविड का मसला है, लोग डरते हैं अपने घर से निकलने। इधर तो सरकारी जो है आज दूरी करो, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी। बारिश भी है, इज्तिमा बड़े बड़े नहीं हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ खानकाह मुल्ला में इज्तिमा हुआ है, पीसफुल इज्तिमा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई फिक्र नहीं। जितने भी जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई इस तरीके से चलना, वो हमने कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, खानकाह मुल्ला में हमने नमाज ईद उल अज़हा पढ़ी। हमारी दुआ है ये ईद आलम दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, खुसूसन जम्मू कश्मीर लद्दाख रियासत के लिए बेहतरीन समर लेकर आए। हमारी ये मुश्किलात जो हैं, कोविड है वगैरह, बेकारी है, बेरोजगारी है, इससे निजात दिलाई है हमारी। वहीं महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पेगासस विवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। संविधान की गोपनीयता को भंग करने का वोट लेते हैं प्रधानमंत्री व मंत्री जी, और वही वोट को, उसी गोपनीयता को तोड़ने का काम अगर केंद्र सरकार कर रही है तो पहले तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि संविधान के व्यवस्था के आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बने।
वो मंत्री बने और वही लोग लोगों के प्राइवेसी के पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे व्यवस्था को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और इसलिए कांग्रेस पार्टी देश के, क्योंकि अब उसके आगे भी और लोगों के प्राइवेसी को ये करने वाले हैं, ऐसा उन्हें और डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इसके पीछे का एक और रीज़न हो सकता है कि जिस तरह से कोरोना में सरकार फेल होगी, जिस तरह से महंगाई रोकने में सरकार फेल हुई, बेरोजगारी ख़त्म करने में सरकार फेल हुई, जिस तरह सरकार किसानों में फेल हुई, और ऐसे समय में सरकार ये डाइवर्ट करने के लिए भी ये कर सकती है। और लेकिन ये अगर मामला सच निकला हो तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन करना चाहिए। देखो, मोदी जी कितने झूठ बोलने में एक्सपर्ट है ये तो देश अब जानती है, और ऐसे समय में सेपरेसी भी ये सबसे बड़ा हमारे लोकतंत्र का अधिकार है। अगर उसी पे अगर हमला सरकार कर रही है तो उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए, महंगाई के बारे में भी चर्चा होना चाहिए, कोरोना के बारे में भी चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस ये सब मुद्दे पे, अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस गए 15 दिन से पूरे देश में आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार रोज़ डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ोतरी कर रही है। और इसका मतलब ही है कि सरकार को लोगों से लेना देना नहीं, लोगों को बर्बाद करना है, देश को बर्बाद करना है। यही मोदी सरकार का तंत्र है। देखो, शिवसेना एक सेपरेट पार्टी है, वो उनका डिसीजन क्या ले सकते हैं वो उनका अधिकार है। वहीं पेगासस विवाद में लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का फोन हैक होने की बातें कही जा रही है, और इसी को लेकर खुद लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस पर कहा, सुनाते हैं आपको। सिर्फ इतना कहना है कि ये ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार कार्रवाई करती है। सरकार ने कल लोकसभा में, और वो भी अश्विनी जी ने अपना पक्ष सरकार का रखा है, पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसमें अलग से कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। और मैं मानता हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, और इसलिए सरकार ही ऐसे मामलों को डील करती है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समाचार छपे हैं, मैंने भी देखे हैं। लेकिन सर, क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है पेगासस के जरिए? नहीं, मुझे लगता है, लगना भी नहीं चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ भी नहीं, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार कभी ऐसे काम करेगी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये ऐसे मामले हैं जो हम लोगों के स्तर के मामले ही नहीं, सरकार के स्तर के मामले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को काम करने देना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रहा सवाल सरकार का, सरकार ने संसद के भीतर पक्ष रखा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं ने खुद ने IT मंत्री होने के नाते संसद में अपना पक्ष रखा है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में रखा है। पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को चर्चा करनी चाहिए और सदन चलने देना चाहिए, मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। देखिए, मैंने कहा सरकार ने सदन के भीतर भी बयान दिया और बाहर गृह मंत्री जी ने कहा है, उसके बाद कोई भी चीज़ कहने के लिए शेष बचती नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के कामकाज का इंतजार करना चाहिए और प्रतिपक्ष को संसद चलने देना चाहिए। वहाँ पर चीज़ें साफ होंगी तो वो ज़्यादा ठीक होगा। संसद से पहले आ गया ना सर, मानसून सत्र से पहले ये चीज़ आ गया। चर्चा तो संसद के फ्लोर पर होगी। अब सत्र चल रहा है तो सत्र के बाहर बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, मंत्री को तो बोलना भी नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें कहनी है वो संसद के भीतर कहनी है। तो प्रतिपक्ष को अगर सही जानकारी चाहिए तो संसद चलने दें और अपना इंतजार करें। गृह मंत्री सकता है। मुझे लगता है संसद के भीतर और संसद के बाहर दो जवाबदेही के साथ में उत्तर दिए गए हैं। बीजेपी नेता राजकुमार चाहर ने भी कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल की तो आदत ही झूठ बोलना है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये है कि चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई अन्य किसान प्रतिनिधि हो, अब इस सब की आवश्यकता नहीं है। और आंदोलन करना अधिकार है, किसान को करना चाहिए, लेकिन आंदोलन की पवित्रता को भंग करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और पहले भी आपने देखा कि आंदोलन पर जब लाल किले पर लोग किसान चढ़े और उसमें कुछ इस प्रकार के भी तत्व थे जो राष्ट्र विरोधी थे, और पूरे देश ने देखा और पूरी दुनिया में भारत की एक नकारात्मक चर्चा करने की कोशिश इन लोगों ने की। तो मुझे लगता है कि इस सब की आवश्यकता नहीं है। बाकी पुलिस के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो जो भी अगर स्थानीय पुलिस और उनमें समझौता होता है तो उसका हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, किसानों को हक और अधिकार देने का काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
किसान के जीवन में सार्थक, सकारात्मक, लाभ देने वाला बदलाव आए, इसके लिए मोदी जी ये 3 कृषि विधेयक लेके आए हैं। तो किसानों के साथ तो मोदी जी खड़े हैं, बाकी लोगों को तो राजनीति करनी है, वो राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटे किसान, गरीब किसान, मझले किसान, सीमांत किसान का भला इन 3 कृषि विधेयकों से ही होगा और आज की ये आवश्यकता है। तो आज किसान को बल्कि ऐसे बड़े नेताओं को जो किसानों से जुड़े रहे हैं उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि इसमें जो भ्रम फैलाया गया था वो झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, ये भ्रम था। सच्चाई ये है कि इन कृषि विधेयकों से लाभ ही होगा, नुकसान। संसद भवन के अंदर जिस प्रकार का माहौल विपक्ष की पार्टियों ने किया है, कोविड पे आप करिए चर्चा, किसने मना किया है? आप किसानों के मुद्दे पे बात करिए, लेकिन आप तो भाग रहे हैं, संसद को छोड़ के भाग रहे हैं, बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की तो आदत में है झूठ बोलना। वो दिल्ली में रहकर कुछ और बोलते हैं और जब उत्तराखंड और गोवा जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। दिल्ली में कृषि मंत्री है नहीं। अगर ये किसानों के इतने बड़े हितैषी थे, 190 गांव या किसानों के आते हैं, किसान को किसान का अधिकार नहीं, ट्रैक्टर लेके वो जा नहीं सकता, कोई भी उसको जो कृषि के यंत्र हैं उन पर अनुदान उनको मिलता नहीं है। बिजली का जो ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं जो किसान अपनी सिंचाई के लिए लेता है, वो उसका रिन्यूअल नहीं करते। रिन्यूअल के लिए उन्हें 5,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, नया कनेक्शन मिल नहीं रहा। तो जब आप किसान की चिंता आपने तो आज तक नहीं की। आप कह रहे थे कि किसानों के हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, वो आज तक आपने नहीं किया। तो केजरीवाल ने तो झूठ बोलने की ठान ली है कि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना ये केजरीवाल की आदत में है। और अभी भी 20% उसके फ्रंट लाइन वर्कर हैं दिल्ली के, उनको उन्होंने आज तक वैक्सीनेशन नहीं करा के दिया। तो लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागना, अपने दायित्व से भागना और अपना पल्ला झाड़ना, ये केजरीवाल और अन्य। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है, ये केंद्र सरकार ने कहा। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700 तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है, इस वजह से मौतें हुई है। तो असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही बॉक्सिंग खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन की साइकिल रैली उसके लिए आयोजन किया और उसमें हिस्सा भी लिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में पदक जीते और इसलिए हमने उनके लिए साइकिल रैली का आयोजन किया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने साइकिल रैली का आयोजन किया था जिसमें हिस्सा लिया गया है। बॉक्सिंग खिलाड़ी थे लवलीना बोरगोहेन जो अब टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं, उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए ये साइकिल रैली निकाली गई। जो हमारा असम प्रदेश का डॉटर है, ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का ओर से भाग लेगा, तो उनका ये सफ़र, ओलंपिक सफ़र कामयाब हो, मेडल लेके वो वहाँ पास आए, यही भगवान को प्रार्थना करने के लिए हम लोग आज सारा रूलिंग अपोजिशन, सारा विधायकगण कम से कम भारत में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। एक और जहां कोरोना लगातार फैल रहा है, वहीं अब बर्ड फ्लू का भी ये पहला मामला सामने आया है। 12 साल के युवक की मौत की खबर सामने आई है। इसके बाद मरीज के संपर्क में आने वाले दिल्ली एम्स के स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक को निमोनिया और ल्यूकेमिया की शिकायत थी। हालांकि जांच में उसके नमूनों में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी, बल्कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण मिला था। गौरतलब हो कि साल 2021 की शुरुआत में उत्तर भारत समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। इसके बाद राज्यों ने पोल्ट्री मार्केट्स को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया था। बहरहाल बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली का निवासी था, जिसकी फिलहाल बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो गई है।
वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज नानी गोपाल महंत की लिखी नानी गोपाल महंत पर नागरिकता बहस असम और इतिहास की राजनीति नामक पुस्तक का गुवाहाटी में विमोचन करेंगे। पुस्तक का विमोचन असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और उन्हीं के साथ प्रोफेसर नानी गोपाल महंत की उपस्थिति में होगा। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर नानी गोपाल महंत ने टिप्पणी की है कि पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक महान अभिलेखीय फुटेज होगी जो कि 50 के दशक की है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें असम में पहचान में जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं और विशेष रूप से ज्वलंत मुद्दे हैं जो न केवल असम बल्कि पूरे देश में एनआरसी और सीएए 2019 को लेकर चिंतित हैं। इसका एक ऐतिहासिक प्रसंग है। वो लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं जिन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक खुला प्रश्न नहीं हो सकता है। तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। यूपी के झांसी में मंगलवार की शाम हुई बारिश एक परिवार के लिए आफत बनकर बरस पड़ी। दरअसल यहां हुई बारिश और आकाशीय बिजली के चलते एक पेड़ गिर गया जिसकी चपेट में एक पूरा परिवार आ गया, जिसमें पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने पति को मृत घोषित कर दिया है और पत्नी और बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। चलिए तो इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारे ग्रामीण इंडिया में आज मध्य प्रदेश में 70% लोग, ये मैं बहुत दफे कह चुका हूं पर मैं दोहराना चाहता हूं, 70% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में होए उसकी किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। तो सबसे बड़ी चीज है क्या, आर्थिक गतिविधि जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रहा है। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी घटती है हर व्यक्ति प्रभावित होता है। 90% लोग जो बहुत अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता 1 लाख की घड़ी खरीदो या 10 लाख की घड़ी खरीदो, पर 90% लोग बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी and the index of economic activity नीचे जा रहा है। This is an important point to know। ये आज किसान की हालत ले, बीज के लिए खाद के लिए तड़प रहा है, रोज अखबारों में निकल रहा है। जो तो चलिए रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। यूपी के बिजनौर में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की है। गौरतलब हो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का भी पूर्ण रूप से पालन किया और पालन करने के साथ ही एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। बिजनौर जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में ईद की सकुशल नमाज संपन्न हुई। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी का कार्यक्रम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ मैं स्वयं भ्रमण में हूँ। सभी अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट भ्रमणशील हैं। सेक्टर स्कीम, जोनल स्कीम लागू है। पूरे जनपद में अमन चैन है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लाल किला आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में घूमने के लिए जाने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मंगलवार देर शाम को लाल किला बंद करने की सूचना दी गई। एएसआई के निर्देशन में एनके पाठक ने एक आदेश पत्र जारी करते हुए अपने दिल्ली सर्कल के तमाम अधिकारियों, उत्तर जिले के पुलिस और लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे सीआईएसएफ कमांडेंट को इस बात की जानकारी दी है। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है और एएसआई को 15 जुलाई से ही लाल किले को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल एएसआई ने 15 की बजाय 21 जुलाई से लाल किला बंद करने का निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस ने लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बढ़ा दी है और नागरिकों का जानना यह भी जरूरी है कि अब वो 16 अगस्त के बाद ही लाल किला घूमने जा पाएंगे।
वहीं देश में कोरोना महामारी से हुई मौतों की संख्या को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। अमेरिकी स्टडी ग्रुप सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 49 लाख मौतें हुई है। मौतों की ये संख्या भारत सरकार द्वारा बताई संख्या के करीब 10 गुना ज्यादा है। और अहम बात इसमें यह है कि इस रिपोर्ट में लेखकों में मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। उनके अलावा अभिषेक आनंद और जस्टिन सेंटफर ने भी इस रिपोर्ट को तैयार किया है। वॉशिंगटन स्थित इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय अवमाननों और सेरोलॉजिकल रिपोर्ट और घरों में हुए सर्वे के आधार पर तैयार की है। ये रिपोर्ट जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 के बीच के आंकड़ों का अनुमान जताती है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना से 34 से 49 लाख लोगों की मौत हुई है। बता दें कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोरोना से 4 लाख से कुछ ज्यादा मौतें की बात मानी है। हालांकि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इसे नकारा भी गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।